आइए दोस्तों, ये सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। उसका चैप्टर है ब्रिक। उसका पार्ट दूसरा आप देख रहे हैं। तो बात करते हैं ब्रिक के टेस्ट की। कुछ टेस्ट होते हैं ब्रिक के जो इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षाओं में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। उनमें पहला टेस्ट है स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ, जिसका कोड है 3102। ऑब्जेक्ट क्या है? डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, यानी ईंट की सामर्थ्य ज्ञात करना। ये हमारा क्या है? उद्देश्य है। इसमें सैंपल 3 ब्रिक यानी 3 ईंट ली जाती हैं सैंपल में। ये 3 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करते समय कितनी ब्रिकों का इस्तेमाल करते हैं, तो 3 ब्रिक का करते हैं। ठीक है। एपरेटस क्या है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम, ये भी पूछा जाता है। मेथड क्या है? फर्स्ट फिलअप फ्रॉग। फ्रॉग कहते हैं दिल्ला, जो ईंट के ऊपर बना होता है, ईंट के ऊपर बना होता है, बाई 1:3, यानी ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:3 में सीमेंट मोटार एंड अप्लाइंग 3 डे क्यूरिंग। यानी सबसे पहले हम ब्रिक में जो फ्रॉग होती है उसमें 1:3 का सीमेंट मसाला भर देते हैं। उसके बाद 3 दिन तक उसकी तराई करते हैं। यानी ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। उसके बाद रेट, यानी किस दर से लोड लगाना होता है, ये रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट लगाते हैं यानी लोड लगाते हैं 35 MPa पर मिनट का, 35 MPa पर मिनट का लोड लगाते हैं। रिजल्ट टेक एन एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू को लिया जाता है। उन एवरेज वैल्यू को कुछ याद रखना है जो इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, पहली बात, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 10.5 MPa। यानी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो 10.5 MPa, इसको न्यूटन पर mm² भी कहते हैं। एक ही बात है ये, न्यूटन पर mm²। ओके। नंबर दूसरा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक इज 7 MPa। और थर्ड पॉइंट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थर्ड क्लास ब्रिक इज 3.5 MPa, यानी 3.5 MPa। तो कुल मिला के इस टेस्ट में बस 3-4 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। यानी 3 ब्रिक लेते हैं, यूटीएम मशीन एपरेटस यूज करते हैं, और जो ब्रिक है उसका जो दिल्ला है ऊपर का 1:3 के अनुपात में सीमेंट मोटार लगाते हैं। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी आनी चाहिए? 7 MPa, सॉरी 10.5 MPa। और सेकंड क्लास ब्रिक की आनी चाहिए 7 MPa, और थर्ड क्लास ब्रिक की कितनी आनी चाहिए? 3.5 MPa। ठीक है। दूसरा टेस्ट देखते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी टेस्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वही वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्ञात करना। सैंपल इसमें 25 ब्रिक ली जाती हैं, और जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में कितनी ब्रिक ली थी हमने? 3 ब्रिक ली थी। और इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी टेस्ट है इसमें कितनी ली जाती हैं? 25 ब्रिक ली जाती हैं। अब वेट ऑफ 1 ब्रिक, यानी जो 1 ब्रिक है उसका वेट W1 मान लेते हैं। अब जो ब्रिक W1 वेट तौल के ली थी हमने, उसको ब्रिक में डुबो देते हैं, यानी पानी में डुबो देते हैं। ब्रिक को वाटर में डुबो देते हैं। वाटर में डुबोने के बाद उसका वेट हो जाता है W2। 24 घंटे तक इसको डुबो के रखते हैं। अब चूंकि W2 ज़्यादा है, W1 कम था, इसलिए ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो पानी की मात्रा निकल आएगी। उसी को कहते हैं वेट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर, यानी कितना पानी इसने अवशोषित किया है, वो पानी निकल आया। अब कैपेसिटी निकालेंगे तो कैपेसिटी को परसेंटेज में निकालते हैं। अब परसेंटेज में निकालने के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी परसेंटेज में कितनी होगी? पानी की मात्रा, यह राशि गुणा 100 बटे इसका प्रारंभिक मान। यानी यह राशि, यानी पानी की मात्रा निकालनी है तो पानी वाली राशि कितनी है? पानी वाली राशि W माइनस W2 माइनस W1, तभी तो पानी आया था, बटे प्रारंभिक मान कितना था उसका? W1 × 100। ये फॉर्मूला होता है एक मैथ का, यह राशि गुणा 100 बटे इसका प्रारंभिक मान, परसेंटेज में निकल आता है। अब उसके बाद इसके रिजल्ट पे ध्यान देना है। रिजल्ट क्या क्या रिजल्ट आए हैं इसके? रिजल्ट ये है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 20% बाई ड्राई वेट। इसका ध्यान रखना है, ड्राई वेट होना चाहिए। ड्राई वेट क्वेश्चन में कहता है बाई ड्राई वेट 20%।
और सेकंड क्लास ब्रिक का कितना होना चाहिए, 22%। थर्ड क्लास ब्रिक का 25%, कहीं कहीं 24% भी देखने को मिलेगा। तो कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ज्ञात करते समय सैंपल लेते हैं 3 और जो एपरेटस है वो यूटीएम लेते हैं, और जो ब्रिक का बिल्ला होता है वो 1:3 के मसाले से भरा जाना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी होती है, 10.5 MPa, सेकेंड क्लास ब्रिक की 7 MPa, थर्ड क्लास ब्रिक की 3.5 MPa होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी टेस्ट में देखें, सैंपल लेते हैं 25 और वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक का 20% वाइट डाइवेट, सेकेंड क्लास ब्रिक का 22%, थर्ड क्लास ब्रिक का 25%। क्लियर, चलते हैं आगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, यानी क्लास के आधार पर ब्रिक का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज नॉट लेस देन 10.5 MPa और न्यूटन पर mm²। यानी अभी मैंने बताया था जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 10.5 से। सेकेंड क्लास ब्रिक की 7 MPa से और थर्ड क्लास ब्रिक की 3.5 MPa से। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात कर रहे हैं हम, तो हो गया 10.5 MPa। स्ट्रेंथ कोड 3102 है, ये 32 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस कोड की कुछ खास बातें हैं 3102 की जो यहाँ देख लेते हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कैसे, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस कोड के अनुसार कितनी होनी चाहिए, 3.5 MPa। 3.5 यानी बिलो 3.5 स्ट्रेंथ ब्रिक नॉट यूज इन मैसनरी वर्क, यानी 3.5 MPa से जिसकी स्ट्रेंथ कम है उसको हम चिनाई कार्यों में नहीं लेते, मैसनरी वर्क में नहीं लेते। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 MPa, यानी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 MPa है और मैक्सिमम कितनी है, 35 MPa। इसी के बीच में ब्रिक होनी चाहिए। साउंड कैसा होना चाहिए, रिंगिंग साउंड, यानी रिंगिंग साउंड का मतलब अंगूठी फर्श पर गिरकर बजती है वैसी ध्वनि आनी चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ए ग्रेड, डबल ए ग्रेड। ए ग्रेड में 10.5 से लेकर 14 MPa स्ट्रेंथ है और डबल ए ग्रेड में 14 से 35 MPa तक इसकी स्ट्रेंथ होती है। ओके, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट क्लास ब्रिक का वो कैसा होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर इज फर्स्ट क्लास ब्रिक इज, स्ट्रक्चर इज फर्स्ट क्लास ब्रिक इज होमोजीनियस एंड कलर इज यूनिफॉर्म। यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो स्ट्रक्चर है वो होमोजीनियस होना चाहिए, एक समान, और यूनिफॉर्म होना चाहिए। कलर भी इसका यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब पढ़ते हैं सेकंड क्लास ब्रिक। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 MPa, जो मैंने अभी पहले बताया था, यानी सेकंड क्लास ब्रिक की जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, कितने से कम नहीं होनी चाहिए, तो वो है 7 MPa। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है, 22 MPa, यानी 22 MPa से इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम नहीं होनी चाहिए। इट्स प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड, ये धात्विक ध्वनि प्रोड्यूस करनी चाहिए। स्ट्रक्चर होमोजीनियस एंड कलर यूनिफॉर्म, सेकंड क्लास का भी स्ट्रक्चर होमोजीनियस होना चाहिए और कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए। शेप एंड साइज ऑलमोस्ट प्रॉपर, यानी शेप और साइज इसका सही होना चाहिए। ये नहीं किनारे ज़्यादा तीखे हों, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम शेप एंड साइज प्रॉपर होना चाहिए इसका। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 MPa, सेकंड क्लास ब्रिक की कितनी है, 7 MPa। फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है, 20%, और सेकंड क्लास की कितनी हो गई, 22%। अब चलते हैं थर्ड क्लास ब्रिक की ओर। थर्ड क्लास ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 24% या 25%। इट्स प्रोड्यूस डल साउंड, डल साउंड का मतलब भद्दी ध्वनि, ये एक भद्दी ध्वनि उत्पन्न करती है। स्ट्रक्चर नॉन होमोजीनियस एंड कलर नॉन यूनिफॉर्म, जबकि फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कलर था वो यूनिफॉर्म था, लेकिन थर्ड का नॉन यूनिफॉर्म, कलर भी और स्ट्रक्चर दोनों नॉन यूनिफॉर्म। शेप एंड साइज नॉट प्रॉपर, इसका शेप और साइज भी प्रॉपर नहीं होता। आगे देखिए इनका यूज के आधार पर देखते हैं, यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है वो देखेंगे। यूज, फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज लोड बेयरिंग वॉल, ऐसी दीवार जो वर्टिकल लोड के संपर्क में हो उसे लोड बेयरिंग वॉल कहते हैं। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज करते हैं हम लोग लोड बेयरिंग वॉल में।
नॉन प्लास्टरिंग, जिस दीवार पर प्लास्टर नहीं करना चाहते हो, दीवार को खुला रखना चाहते हो, वहाँ भी फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल वॉल, ऐसी दीवार जिन पर लेटरल लोड आता हो, जैसे रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट वॉल, उनको स्ट्रक्चरल वॉल कहते हैं, वहाँ पर भी हम फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज कर सकते हैं। फेस वर्क, यानी जो हमारे बिल्डिंग की सामने वाली दीवार है उस पर भी फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्लास ब्रिक, नॉन लोड बियरिंग वाल, यानी जिस पर वर्टिकल लोड नहीं आता हो, वहाँ पर सेकेंड क्लास ब्रिक का यूज़ करेंगे। पार्टीशन वाल, जैसे दो कमरों के बीच में पार्टीशन दीवार लगाई जाती है, वहाँ पर सेकेंड क्लास ब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टरिंग वॉल, जिस दीवार पर प्लास्टर करना हो वहाँ सेकेंड क्लास ब्रिक का यूज कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्लास ब्रिक थर्ड क्लास ब्रिक, इसका यूज़ कहाँ करेंगे? अनइम्पॉर्टेंट मैसनरी वर्क, जो कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ दिन के लिए बनाए हैं फिर बिगड़ जाएंगे, उनके लिए हम थर्ड क्लास ब्रिक का यूज़ करते हैं। फाउंडेशन, नीम में कर सकते हैं। बाउंड्री वॉल, किसी बगीचे वगैरह की जो बाउंड्री है वहाँ पर हम थर्ड क्लास ब्रिक का यूज कर सकते हैं। चौथे प्रकार की ब्रिक देखेंगे, लो वारंट या पिल्ला ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक देखिए हमने, पहले हम 3 प्रकार की ब्रिक पढ़ चुके हैं। यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, और फोर्थ आई है पिल्ला ब्रिक, लो वारंट या पिल्ला ब्रिक। ये कैसी होती है देखिए, इट क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक लेस देन 3.5 MPa देन इट्स कॉल्ड पिल्ला ब्रिक। यानी जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3.5 से लेकर 35 MPa तक वैलिड थी, यानी वेरी कर रही थी, लेकिन 3.5 से कम हो जाए स्ट्रेंथ तो उसको हम कहते हैं लो वारंट, यानी कम पकी हुई, या पिल्ला ब्रिक, पिल्ला ब्रिक। इट्स क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक लेस देन 3.5 MPa देन इट्स कॉल्ड पिल्ला ब्रिक। इट्स फाउंडेड इन लो टेम्परेचर जोन ऑफ क्लेन, यानी जो भट्टे में लो टेम्परेचर जोन होता है वहाँ इसको पकाया जाता है। इसका यूज किस में करते हैं? सुर्खी में और फाइन एग्रीगेट, यानी महीन मिलावा बनाने में, और सुर्खी जो ईंट को पीस के बनाई जाती है उसमें इसका यूज करते हैं। अब देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट बात हैं, किसको हम कोर्स करेंगे, किसको हम फाइन कहेंगे, वो देख लेते हैं। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की थी अभी, फाइन एग्रीगेट बनाने में किसका यूज किया जाता था? लो वारंट का। तो उसी के बेस पर हम देखते हैं ये चीज़ों को। क्ले से बड़ा साइज होता है सिल्ट का, सिल्ट से बड़ा साइज होता है सैंड का, सैंड से बड़ा साइज होता है ग्रेवल का। तो क्ले से लेकर और सैंड तक इसको हम कहते हैं फाइन एग्रीगेट, और ग्रेवल को कहते हैं हम लोग कोर्स एग्रीगेट। तो जो लो वारंट या पिल्ला ब्रिक थी अभी जो बताई थी, उसका यूज हम किस में करते हैं? फाइन एग्रीगेट बनाने में करते हैं, यानी क्ले, सिल्ट, सैंड, इन तीनों को मिला के जो फाइन एग्रीगेट है, और ग्रेवल को कोर्स एग्रीगेट की श्रेणी में रखा जाता है। अब इनकी कुछ लिमिट हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। जैसे क्ले कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? तो क्ले करता है 0.002 mm से लेके 0.0002 mm, यानी 002 mm से लेकर 0002 mm के बीच में क्या है? क्ले है। सिल्ट कहाँ से कहाँ तक है? 0.002 mm से लेकर 0.075 mm, यानी इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट है। इसी तरह सैंड कहाँ से? 0.075 mm से लेकर 4.75 mm तक, और ग्रेवल 4.75 से 80 mm तक ग्रेवल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ें याद रखनी है, इनको याद करना है। यानी 0.002 mm से लेकर 0.002 mm तक क्ले, 0.002 mm से लेकर 0.75 mm तक सिल्ट, और 0.75 mm से 4.75 mm तक सैंड, और जो ग्रेवल है वो 4.75 से 80 mm तक को हम ग्रेवल कहते हैं। अब देखिए फाइन एग्रीगेट जो है, फाइन एग्रीगेट का एक सीव सेट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सीव सेट कहाँ से कहाँ तक है? ये 4 यानी 150 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक है। इसमें अब डिवाइड किया गया है इसको कैसे? 4.75 के बाद में 3.18 नंबर की सीव लगाएंगे, चलनी लगाएंगे, उसके बाद 2.36 mm की, 1.18 mm की, उसके बाद माइक्रोन में चलता है 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन, यानी 4.75 mm, 3.18, 2.36, 1.18, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन। ये फाइन सीव सेट है। इसी प्रकार एक कोर्स सीव सेट होता है 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm। क्योंकि जो
ये कोर्स एग्रीगेट था 4.75 से 80 mm था, तो उसी तरह का से इसको डिवाइड किया गया 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm। 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन होते हैं। ठीक है, 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? 1000 माइक्रोन। अब देखिए ये जो सैंड है ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है कभी कभी, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो इस सैंड का जो क्लासीफाई है वो किया गया है, सैंड को क्लासीफाई देखिए कैसे। सैंड है, इसको फाइन सैंड कहते हैं। ये सैंड है, 4 प्रकार से डिवाइड किया गया इसको: फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल सैंड। फाइन सैंड की जो रेंज है वो 0.75 mm से 1.18 mm है। मीडियम सैंड की 1.58 mm से 3.15 mm तक है। और जो कोर्स सैंड है 3.15 mm से 4.75 mm तक है। और ग्रेवल सैंड 3.15 से 7.65 mm है। इसको कंक्रीट बनाने में यूज करते हैं, जबकि ये तीनों प्रकार की सैंड को हम मोटार एंड कंक्रीट दोनों बनाने में यूज कर सकते हैं। ओके, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सैंड, फिर भी पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, अगली ब्रिक है 5 प्रकार की। हाई वरंट या झामा ब्रिक। हाई वरंट जो 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी होती है, उसके कहते हैं हाई वरंट। इफ ब्रिक गेन मोर देन विट्रिफिकेशन टेम्परेचर देन इट नॉट मेंटेन शेप एंड साइज एंड बिकॉज ब्रिटल कॉल्ड झामा ब्रिक। यानी इसकी शेप और साइज प्रॉपर नहीं रह पाती, और जो वेट्रिफिकेशन टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर पक जाती है, जिसका कलर प्रॉपर नहीं रह पाता, शेप एंड साइज प्रॉपर नहीं रह पाती, उसको कहते हैं हम हाई वरंट ब्रिक। इसको यूज कहाँ करते हैं? कोर्स एग्रीगेट बनाने में, राउंड का मतलब रोड का एग्रीगेट बनाने में इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है ये हमारा कोई प्लॉट है। प्लॉट में चारों तरफ से कुछ एरिया छोड़ के प्लॉट की जो कवरिंग एरिया है, यानी जो प्लॉट की छत बनानी है, वो चारों तरफ से कुछ छोड़ के बनाया जाता है। छोड़ के कितना बनाया जाता है उसके लिए बिल्डिंग गाइडलाइंस हैं। जैसे अगर रोड इस तरफ से जा रही है तो रोड की तरफ से 3 मीटर छोड़ के आपको कवरिंग एरिया बनाना है, और इधर से कितना बनाना है? 1 मीटर छोड़ के, और हर तरफ से 1.5 मीटर छोड़ के, 1.5 मीटर छोड़ के, यानी जो रोड की साइड है उधर से 3 मीटर छोड़ना है, बाकी तीनों साइड से कितना छोड़ना है? 1.5 मीटर मिनिमम छोड़ना है। अब देखिए जो रोड का ये पॉइंट होता है, जो रोड की मैक्सिमम हाइट पर जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं क्राउन। ये भी परीक्षाओं में पूछा है केयू में, क्राउन। और जो रोड का जो ढलान होता है इस तरीके का, उसको बोलते हैं कैम्बर। तो रोड के कैम्बर के टॉप पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तथा प्लॉट के लेवल को नेचुरल ग्राउंड लेवल कहते हैं। यानी जो रोड का जो टॉप पॉइंट है उसको, और जो प्लॉट के लेवल का नेचुरल ग्राउंड लेवल है, जो प्लॉट के लेवल है, प्लॉट का जो लेवल है उसको नेचुरल ग्राउंड लेवल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू IS कोड फ्रंट पर 3 मीटर तथा अन्य साइड में 1.5 मीटर गैप रखना अनिवार्य है। यानी IS कोड ने बता रखा है ये कि जो फ्रंट है उसका, रोड की तरफ है, उससे 3 मीटर छोड़िएगा और अन्य साइडों में उसे 1.5 मीटर छोड़िएगा, छोड़ना अनिवार्य है। अब देखिए दूसरी बात, प्लॉट में किया गया कंस्ट्रक्शन वर्क प्लॉट के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है, जिसे प्लिंथ लेवल कहते हैं। यानी प्लॉट में जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है वो प्लॉट के लेवल से, यानी रोड के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है, इसे प्लिंथ लेवल कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है जो ऊपर बताया गया है। प्लिंथ लेवल देखिए अब कैसे निर्धारित करते हैं, कितना कितना रखते हैं, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है प्लिंथ लेवल कितना रखा जाएगा किस केस में। प्लिंथ लेवल ये है, देखिए बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो उसमें 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए प्लिंथ लेवल। अगर वहीं आप पार्किंग या सर्विस रूम बना रहे हैं तो ये 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और रोड कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं या फाउंडेशन लेवल बना रहे हैं तो ये 60 सेंटीमीटर से नहीं होना चाहिए। यानी बिल्डिंग के केस में 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, पार्किंग या सर्विस रूम के केस में 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फॉर्मेशन लेवल बना रहे हैं तो उसमें 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 3 इसकी रेंज है। तो बातों को समराइज करते हुए, यानी जो रोड की तरफ से
3 मीटर छोड़ना है, बाकी तीनों तरफ से 1.5 मीटर छोड़ना है। अगर प्लिंथ लेवल लेंगे हम तो बिल्डिंग के केस में 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, पार्किंग या सर्विस रूम में 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और रोड कंस्ट्रक्शन के केस में 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर प्लॉट का एरिया, आपका जो प्लॉट है उसका एरिया, इफ एरिया ऑफ प्लॉट 200 मीटर स्क्वायर, देन मैक्सिमम कवरिंग एरिया, यानी जो प्लॉट का टोटल एरिया था, जैसे मान लो ये प्लॉट है, जैसे मान लो ये प्लॉट है, इस प्लॉट में ये कवरिंग एरिया है, तो बात चल रही प्लॉट एरिया। अगर ये जो प्लॉट का एरिया है वो 200 मीटर स्क्वायर का है तो कवरिंग एरिया तो कम ही रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कवरिंग एरिया कितना रख सकते हैं हम? 60% रख सकते हैं, यानी ये कवरिंग एरिया है और ये हमारा पूरा प्लॉट है। तो प्लॉट अगर 200 मीटर स्क्वायर का है तो इसका जो कवरिंग एरिया है वो 60% रखना पड़ेगा। और अगर प्लॉट का एरिया 201 से 500 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो 50% कवरिंग एरिया रखना पड़ेगा। और 501 से अगर 1000 है तो 40%, और 1000 से अबव है तो 33.34% कवरिंग एरिया रखना पड़ेगा। अब देखिए बिल्डिंग की हाइट कितनी रखते हैं हम लोग। बिल्डिंग की हाइट, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखिए ये कोई प्लॉट था इस तरह से, जिसमें हमने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी। बिल्डिंग के सामने से, ये प्लॉट के सामने से ये रोड गुजर रही है। अब रोड की डिस्टेंस है D1, और जो रोड से हमने ये छोड़ा है यानी ये 3 मीटर होना चाहिए कम से कम, लेकिन यहाँ हमने D2 मान रखा है। तो जो बिल्डिंग की हाइट है वो D1 और D2 यानी D1 और D2 के जोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कम ही रखनी पड़ेगी। यानी D1 और D2 को जोड़ के अगर 5 मीटर आ रहा है तो बिल्डिंग की हाइट 5 मीटर से ज़्यादा नहीं ले सकते। 4 ले सकते हो, 4.5 ले सकते हो, 5 मीटर से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इसी बात को बताया गया है अकॉर्डिंग टू कोड, IS कोड। यदि रोड की ब्रेथ D1 तथा फ्रंट का गैप D2 है, रोड की ब्रेथ D1 तथा फ्रंट की जो गैप है वो D2 है, तो किसी भी केस में बिल्डिंग की हाइट D1 प्लस D2 के योग से अधिक तथा बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब हमेशा कम ही होनी चाहिए।